and welcome back to the part 2 of the fundamentals of tooth preparation. Before proceeding, it's a gentle reminder. If you haven't still subscribed this channel, please subscribe and share with your fellow colleagues so that they can also get some benefits from these lectures. Thank you. Let's proceed to the final stage of the fundamentals of tooth preparation. Here, the first stage is removal of defective restorative materials and your carious tooth or soft dentin. क्या करना होता है हमें कि कोई भी इन्फेक्टेड केरियस टूथ स्ट्रक्चर बचा हो या फाउल्टी रेस्टोरेटिव मटेरियल हो जो कि इनिशियल टूथ प्रिपरेशन में बच गया ना, रह गया, तो उसे हम इसमें रिमूव करते हैं और हमें बस इन्फेक्टेड डेंटिन ही रिमूव करना होता है. अफेक्टेड डेंटिन हमें प्रिजर्व करना होता है. तो इसमें हम अफेक्टेड डेंटिन बचाते हैं और इन्फेक्टेड डेंटिन को रिमूव करते हैं. तो क्या है इन्फेक्टेड डेंटिन और अफेक्टेड डेंटिन? इन दोनों के बीच की डेफिनेशन हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इन्फेक्टेड डेंटिन सुपरफिशियल लेयर होता है, डीमिनरलाइज्ड डेंटिन होती हैं इसके. इन्फेक्टेड डेंटिन जो होता है, अब देखो आप इसको लॉजिकली ऐसे समझ लो, बैक्टीरिया जो है पहले ऊपर अटैक करेगा, फिर अंदर अटैक करेगा, फिर से. तो जो ऊपर के लेयर होंगे ना वो इन्फेक्ट हो जाएंगे. तो सुपरफिशियल लेयर होता है ये डीमिनरलाइज्ड डेंटिन का, जबकि अफेक्टेड डेंटिन जो होता है वो डीपर लेयर होता है. अब बैक्टीरिया ने ऊपर इतना ज़्यादा अटैक कर दिया है ना कि अब वो रीमिनरलाइज्ड भी नहीं होगा. तो इन्फेक्टेड डेंटिन कैन नॉट बी रीमिनरलाइज्ड. इन्फेक्टेड डेंटिन में अटैक इतना ज़्यादा हो चुका है कि और उसकी सेंसेशन जा चुकी है. तो इन्फेक्टेड डेंटिन जो होता है वो सुपरफिशियल लेयर होता है डीमिनरलाइज्ड डेंटिन का. ये रीमिनरलाइज नहीं हो सकता है, इसमें सेंसेशन नहीं होते हैं. ये कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं ना, इनके ब्रोक डाउन हो चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं इन्फेक्टेड डेंटिन के. और इन्फेक्टेड डेंटिन को ना आप स्टेन कर सकते हो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल से, एसिड रेड सॉल्यूशन से और बेसिक फिशिन से. जबकि जो अफेक्टेड डेंटिन है ना वो डीपर लेयर में होते हैं. ये मिनरलाइज्ड हो सकते हैं वापस प्रॉपर एजेंट के बाद, प्रॉपर मटेरियल्स या सीमेंट्स के बाद. सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिविटी होती है हमारे अफेक्टेड डेंटिन में. इंटर ट्यूबुलर लेयर्स जो होते हैं ना वो पार्टली डीमिनरलाइज्ड होते हैं अफेक्टेड डेंटिन के. और अफेक्टेड डेंटिन कैन नॉट बी स्टेन्ड. याद रखना आप, अफेक्टेड डेंटिन कैन नॉट बी स्टेन्ड. तो ठीक है, हम अफेक्टेड डेंटिन रिमूव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और इन्फेक्टेड डेंटिन को रिमूव करते हैं. स्क्लेरोटिक डेंटिन को भी रिमूव नहीं करते हैं. स्क्लेरोटिक डेंटिन क्या है? एक हाइपर मिनरलाइज्ड डेंटिन होता है जिसे हम रिमूव नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव रेस्टोरेटिव मटेरियल और सॉफ्ट डेंटिन. ये फाइनल स्टेजेस का पहला स्टेज हुआ हमारा. और किस चीज़ से रिमूव करते हैं हम लोग? राउंड स्टील बर, स्लो स्पीड पे राउंड बर से, या फिर स्पून एक्सकेवेटर से करेंगे, या स्मार्ट प्रेप बर से रिमूव करेंगे. ओल्ड रेस्टोरेटिव मटेरियल जो हम लोग यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं वो क्यों रिमूव करेंगे? अगर अच्छा होगा तो नहीं रिमूव करेंगे. तो किस कंडीशन में रिमूव करना होता है हमें? अगर जो हमने नया रेस्टोरेशन डाल रहे हैं ना उसकी एस्थेटिक कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो अगर जो रेस्टोरेशन है वहाँ पे उसके अंदर सेकेंडरी केरीज हो गया है तो रिमूव करेंगे. टूथ सिम्प्टोमेटिक है, अगर हम वहाँ पे कैविटी प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेशेंट को पेन फील हो रहा है, इसका मतलब पल्पल प्रेशर बन रहा है वहाँ पे, टूथ सिम्प्टोमेटिक है, तो हम फिर सेकेंडरी जो हमारा रेस्टोरेटिव मटेरियल है ओल्ड वाला उसको रिमूव करके कंडीशन को देखेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा. अगर न्यू रेस्टोरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है पहले वाले रेस्टोरेशन की वजह से, ऑब्वियसली हटा देंगे. जो है वो मार्जिनल डिटेरियोरेशन हो गया, ओल्ड रेस्टोरेशन का मार्जिनल लीकेज होने लग रहा हो तो हम ओल्ड रेस्टोरेशन हटाएंगे. तो ऐसा करते हैं हम रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव रेस्टोरेटिव मटेरियल्स में या फिर केरियस टूथ इन्फेक्टेड डेंटिन. नेक्स्ट इज पल्प प्रोटेक्शन. पल्प प्रोटेक्शन जो है ना वो टूथ प्रिपरेशन का एक स्टेप नहीं है. जब ये क्या है, एक इफेक्टिव बैरियर बनाते हैं हम फाइनल रेस्टोरेशन से पहले पल्प के ऊपर. तो पल्प प्रोटेक्शन ये कोई टूथ का स्टेप नहीं है, इसमें हम कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ कट डाउन नहीं कर रहे हैं सो डैट हम पल्प प्रोटेक्शन करें. जबकि ये बस एक इफेक्टिव बैरियर हम क्रिएट करते हैं फाइनल रेस्टोरेशन से पहले पल्प के ऊपर, सो डैट पल्प का प्रोटेक्शन हो थर्मल से, गैल्वेनिक शॉक से. और अगर पल्प बहुत 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 मिनिमली अगर एक्सपोज भी हो गया है तो उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं. तो पल्प प्रोटेक्शन हम किस किस चीज़ से करते हैं? लाइनर से, बेसिस से एंड वार्निश से करते हैं. और क्यों करेंगे?
As tooth preparation approaches closer to the pulp, a thick liner or base is used to augment dentine. जब टूथ प्रिपरेशन पल्प के बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं ना हम करते करते, तो एक थिक लाइनर या बेस लगाते हैं डेंटीन वहाँ पे बचाने के लिए या बनाने के लिए, टर्शरी डेंटीन का फॉर्मेशन कराने के लिए। क्यों? क्योंकि डीप डेंटीन जो होता है वो बहुत पोरस होता है एंड ससेप्टेबल टू डेसिकेशन, ड्राई आउट होने के बहुत ससेप्टेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लाइनर्स और बेसेस लगाएंगे। और जो भी रेस्टोरेटिव मटेरियल हम लोग फिल करते हैं ना, उसका ये ज़रूरी होता है कि वो टूथ के स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड करें। तो जो डीप डेंटीन है ना वो बहुत पुअर सबस्ट्रेट होता है सब्सिक्वेंट बॉन्डिंग प्रोसीजर्स के लिए। डीप डेंटीन में बॉन्डिंग टूथ के साथ मटेरियल की, रेस्टोरेटिव मटेरियल की नहीं अच्छी होती है, इसलिए भी हमें ज़रूरी है वहाँ पे लाइनर्स, बेसिस और वार्निश कुछ तो अप्लाई करना। जो थिन रिमेनिंग डेंटीन है ना, थिन रिमेनिंग वॉल प्रोवाइड्स लिटिल प्रोटेक्शन फ्रॉम, जो पल्प है ना उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब हम लोग रोटरी इंस्ट्रूमेंट चला रहे होते हैं कैविटी प्रिपरेशन के लिए तो हीट जनरेट होता है, उस हीट से पल्प को प्रोटेक्ट करती है। जो रेस्टोरेटिव मटेरियल है उसमें कुछ भी नॉक्शियस हो, हार्मफुल एजेंट्स हो, वो पल्प में पेनिट्रेट ना कर जाए, उससे बचाती है डेंटीन हमारे पल्प को। और रेस्टोरेटिव मटेरियल जब फिल करते हैं जो थर्मल चेंजेस आता है उससे हमारे पल्प को डेंटीन बचाता है। जो मटेरियल है जो मटेरियल फिल किया गया कैविटी में, उसका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है डेंटीन पे, उससे बचाता है हमारा बेस वेस, एक कुशनिंग इफेक्ट, प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है पल्प को। गैल्वेनिक शॉक से, गैल्वेनिक शॉक आप देख लेना एक बार, ये आ सकता है एमसीक्यू में, व्हाट इज गैल्वेनिक शॉक दे देंगे, फिर आपसे मल्टीपल ऑप्शंस में आपको उलझाते रहेंगे। गैल्वेनिक शॉक क्या होता है? जब दो अपोजिंग टिथ में ना ऐसे रेस्टोरेटिव मटेरियल हो जो वापस ऐसे रेस्टोरेटिव मटेरियल हो जब मैस्टिकेशन और ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट के टाइम शॉक वो होता हो, इन दोनों के बीच जनरेट होता हो, तो टिथ में पेन होगा। इसको गैल्वेनिक शॉक बोलते हैं। दो अपोजिंग टूथ में जो भी रेस्टोरेटिव मटेरियल्स होंगे उन दोनों के टच होने पे कुछ रिएक्शंस होता हो और पेन हो पल, वो हो जाएगा गैल्वेनिक शॉक। ओके, और उसके साथ साथ जो बैक्टीरियाज एटसेट्रा की इनग्रेस है, एंट्री है ना, कोई भी माइक्रो लीकेज के थ्रू, उसको भी हमारे बेसिस, वार्निशेस ये सब प्रोटेक्ट करते हैं पल्प को, ये सब मिलके प्रोटेक्ट कराते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या देखने वाले हैं हम लोग? लाइनर्स देखने वाले हैं। लाइनर्स क्या होते हैं? लाइनर्स बेस से थोड़े थिन लेयर होता है हमारा। लाइनर्स नाम से ये लाइनर है, लाइनिंग देंगे बिल्कुल पतली सी। लाइनर्स आर रिलेटिवली थिन फिल्म मटेरियल दैट आर यूज्ड टू कवर डीप डेंटीन इन ऑर्डर टू लिमिट डेंटिनल ट्यूबुलर फ्लूइड फ्लो एंड टू क्रिएट अ प्रोटेक्टिव फिजिकल बैरियर एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट टू पल्प। लाइनर्स जो होते हैं एक थिन फिल्म होते हैं मटेरियल के, जो हम लोग डीप डेंटिन को जिससे हम लोग कवर करते हैं, और वो क्या करेंगे, डीप डेंटिन में डेंटिनल ट्यूबुलस ओपन है, फ्लूइड की मूवमेंट होगी तो पेन होगा उसके अंदर, तो उसको प्रिवेंट करता है, और साथ साथ एक प्रोटेक्टिव फिजिकल बैरियर एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट देता है पल्प को। याद रखिएगा, लाइनर्स डज नॉट एक्ट एज थर्मल इंसुलेटर। लाइनर्स थर्मल इंसुलेशन नहीं देता है, ये फिजिकल बैरियर एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट देता है, थर्मल इंसुलेशन नहीं देता है। लाइनर्स कब देंगे हम लोग? लाइनर्स कब लगाएंगे? इफ द एक्सकेवेशन एक्सटेंड्स टू विदिन 0.5 mm ऑफ पल्प। अगर 0.5 mm पल्प बिल्कुल यूं टच हो गया ना तो हम लोग लाइनर्स देंगे। ये क्या करें, लाइनर्स भी कहा 0.5 mm डीप गया है ना, तो जो कैविटी का डीपेस्ट पोर्शन भी वही होगा, तो उस डीपेस्ट पोर्शन एरिया को कैविटी के डेंटिन के हम लोग कवर करते हैं, डेंटिनल वॉल्स को पल्प के आसपास। और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग का केस हो गया। व्हाट आर द डिफरेंट लाइनर्स? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रेजिन मॉडिफाइड GIC,
सस्पेंशन और डिस्पर्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल एंड MTA लाइनर्स. व्हाट आर द डिफरेंट लाइनर्स? ये एग्जांपल आप याद कर लो. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रेजिन मॉडिफाइड GIC, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल्स एंड MTA लाइनर्स. MTA याद रखना आप. ये लाइनर्स कब इंडिकेटेड नहीं है, लाइनर्स हम लोग कब नहीं देते? Removal of soft dentin does not extend deeper than 1 to 2 mm from initially prepared pulpal or axial wall. पल्पल और यहाँ पे पल्पल वॉल की बात हो रही है, पल्प की बात नहीं हो रही है. 1 to 2 mm डीप अगर जा रहे हैं हम लोग ना पल्पल या एक्सियल वॉल से, वहाँ पे लाइनर्स का यूज नहीं करना है. क्यों नहीं करेंगे? और नहीं, लाइनर्स क्यों यूज करते हैं हम लोग? लाइनर्स यूज कर रहे हैं क्यों? जो लाइनर होते हैं ना, वो जो डेंटिन, पल्प के आसपास के डेंटिन है ना, इमीडिएट विसिनिटी में पल्प के, उसको वो सील कर देते हैं फट से व्हेन इट्स ट्रॉमेटिक, लीडिंग टू सीडेशन एंड स्टिमुलेशन एंड रिपेरेटिव डेंटिन फॉर्मेशन लेटर. क्या करेंगे? सील. एक तो पहले सील करेंगे. सील कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सीडेशन हो रहा है, वहां पर पेन बिल्कुल खत्म हो चुका है, पेन कम हो जाएगा. उसके साथ साथ स्टिमुलेशन कराते हैं, या रिपेरेटिव डेंटिन फॉर्मेशन का बाद में स्टिमुलेशन होगा, धीरे धीरे रिपेरेटिव डेंटिन फॉर्मेशन कराएंगे वहां पे. लाइनर्स को कैसे अप्लाई करना है? विदाउट प्रेशर, बहुत ही धीरे से, बहुत ही ध्यान से, धीरे से अप्लाई करते हैं, बहुत ही जेंटली और बिना किसी प्रेशर के लाइनर्स अप्लाई होगा. Calcium hydroxide liners must always be covered with resin modified GIC when used under amalgam. Why? ये क्वेश्चन अच्छा है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम लोग जब भी लाइनिंग करते हैं, लाइनर्स देते हैं, तो हमने हमेशा पढ़ा हर बुक में, IPC DPC सब में, उसके ऊपर रेजिन मॉडिफाइड GIC देते हैं. अमलगम के केस में हम ऐसा क्यों करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने लाइनर्स दी या उसका बेस बनाया और उसके ऊपर GIC डाल दिया? टू प्रिवेंट डिसॉल्यूशन ऑफ द लाइनर ओवर टाइम. लाइनर जो है वो ओवर टाइम डिसॉल्यूट ना हो, इसके लिए. उसके साथ साथ टू प्रोटेक्ट द लाइनर फ्रॉम डिसॉल्यूशन फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड एजेंट. और कंपोजिट के केस में क्यों देंगे पहले GIC? सो डैट कंपोजिट के केस में हम लोग क्या करते हैं? एसिड एच टेक्निक करते हैं, तो वहां पे फॉस्फोरिक एसिड लगाते हैं, तो फॉस्फोरिक एसिड से जो वो लाइनर है वो डिसॉल्यूट ना हो जाए, इसलिए उसके ऊपर हम लोग GIC देंगे. और साथ साथ लाइनर से पतले हैं, ऊपर के रेस्ट्रिक्टिव मटेरियल का प्रेशर भी आएगा, तो डिस्प्लेस भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं. तो लाइनर्स के ऊपर GIC हम लोग इसलिए भी देते हैं टू प्रिवेंट इनएडवर्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइनर ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रोसीड्यूरल प्रोसेस. प्रोसीड्यूरल जो उसके बाद आगे की प्रोसेस है, उसमें गलती से लाइनर्स डिस्प्लेस ना हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी उसके ऊपर हम लोग GIC फिल करते हैं. लाइनर्स कितना मोटा होना चाहिए? लाइनर्स की कितनी थिकनेस होनी चाहिए? हम लोग कितना मोटा लाइनर कैविटी में डालेंगे? 0.5 mm. लाइनर जो है वो 0.5 mm थिक होने चाहिए, तो ये अपना एडिकेट स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर देंगे. सेकेंड इज बेसिस. द प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन थिकर डायमेंशन बीनीथ परमानेंट रेस्टोरेशन टू प्रोवाइड मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल प्रोटेक्शन ऑफ द पल्प. लाइनर्स थर्मल प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, बेसिस थर्मल प्रोटेक्शन भी देंगे. और बेसिस जो है लाइनर से थिक डायमेंशन में हम लोग डालते हैं, तो परमानेंट प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन थिकर डायमेंशन बीनीथ परमानेंट रेस्टोरेशंस. परमानेंट रेस्टोरेशंस के नीचे एक थिकर डायमेंशन का हम लोग बेस डालेंगे. क्यों? वो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, केमिकल जो भी रेस्टोरेटिव मटेरियल है उसकी जो नॉक्शियस इंग्रेडिएंट्स है उससे बचाएगा हमारे डेंटिन और पल्प को, एंड थर्मल प्रोटेक्शन ऑफ द पल्प. जो भी रेस्टोरेशन के बाद जो भी टेम्परेचर चेंज होगा उससे जो थर्मल इफेक्ट होने वाला था पल्प पे, उसको बचाएगा. जिंक फॉस्फेट, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल एंड सम टाइप ऑफ GIC, यूजुअली रेजिन मॉडिफाइड GIC आर यूज्ड एज बेसिस. अब हम लोग जिंक फॉस्फेट यूज नहीं करते हैं, पहले जिंक फॉस्फेट भी यूज करते थे, अब जिंक फॉस्फेट एज अ बेस यूज नहीं करते हैं. ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल एंड GIC कॉमनली यूज होता है. और अप्रोक्सीमेटली बेस कितना होना चाहिए? 2 mm डायमेंशन बल्क में होना चाहिए. 2 mm बल्क में होना चाहिए बेस, 2 mm डायमेंशन में होना चाहिए. और कहाँ? पल्प और रेस्टोरेटिव मटेरियल.
पल्प और रेस्टोरेटिव मटेरियल के बीच में होगा हमारा बेस। पल्प और रेस्टोरेटिव मटेरियल के बीच में होगा हमारा बेस, और ये बेस कितना होगा, 2 mm थिक होगा, 2 mm थिक होगा। हम लोग रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी को कॉमनली एज अ बेस यूज करते हैं, क्यों? क्वेश्चन, वाई रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी इज कॉमनली यूज्ड एज बेस अंडर परमानेंट रेस्टोरेशंस? क्योंकि it effectively bond with tooth structure, it releases fluoride and have sufficient strength। फ्लोराइड रिलीज करता है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ये इफेक्टिवली बॉन्ड करता है टूथ स्ट्रक्चर के साथ। अगर आपको याद हो तो इसको ABC जीआईसी का ABC प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या? जो हमने यहाँ पे लिखा ना, बॉन्ड विथ टूथ स्ट्रक्चर, इसको बोल सकते हैं एडहेशन टू टूथ स्ट्रक्चर इज गुड। बायोकम्पैटिबल होता है बी से, बायोकम्पैटिबल होता है सी से, एंटी कैरियोजेनिक होता है, फ्लोराइड रिलीज करता है और स्ट्रेंथ इसकी सफिशिएंट होती है। ये हो गया हमारा। ये सब तो ठीक है, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पल्प का सबसे बेस्ट इंसुलेटर एंड प्रोटेक्टर कौन है? जो हमारा पल्प का सबसे अच्छा इंसुलेटर एंड प्रोटेक्टर है वो है डेंटीन। डेंटीन इज द बेस्ट इंसुलेटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पल्प। हो गया पहला ये। रिमेनिंग डेंटीन थिकनेस क्या है? रिमेनिंग डेंटीन थिकनेस इज द डेंटीन प्रेजेंट बिटवीन फ्लोर ऑफ द टूथ प्रिपरेशन एंड पल्प चैम्बर। पल्प चैम्बर और टूथ प्रिपरेशन की जो फ्लोर है, पल्प चैम्बर और टूथ प्रिपरेशन का जो फ्लोर है, उसके बीच में जो डेंटीन बचा, उसके बीच में जो डेंटीन बचे उसको कहते हैं रिमेनिंग डेंटीन थिकनेस। जो हमारा पल्प चैम्बर है जो प्रोटेक्टेड है अंदर, और ऊपर जो हमारी कैविटी प्रिपरेशन हुई है उसके बीच में जो कुछ चीज़ें बचती हैं ना, वो है रिमेनिंग डेंटीन थिकनेस। जो डेंटीन बची उसको हम लोग कहते हैं रिमेनिंग डेंटीन थिकनेस। और अब पल्प प्रोटेक्शन में बच रहा है वार्निश। वार्निश इज अ नेचुरल गम लाइक कोपल और रोजिन और सिंथेटिक रेजिन डिजॉल्व्ड इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल और एसीटोन। वार्निश का एक नेचुरल गम लाइक कोपल है या रोजिन है या फिर सिंथेटिक रेजिन है, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि अल्कोहल और एसीटोन में डिसॉल्व करके अप्लाई करते हैं। और एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, अल्कोहल या एसीटोन जो है वो इवापोरेट हो जाता है और वार्निश की बहुत पतली सी लाइन जो है वो रह जाती है। बट होता है क्या है कि जब हम लोग वार्निश की पहली एप्लीकेशन करते हैं ना, ड्राई आउट होने के बाद उसमें पिन पॉइंट एक्सपोजर्स बच जाते हैं, तो वार्निश हमेशा हम 2 लेयर में अप्लाई करते हैं। मिनिमम 2 कोटिंग्स आर रिक्वायर्ड, इसीलिए 2 कोटिंग्स रिक्वायर्ड होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अंडर जीआईसी इंटरफेयर्स विथ बॉन्डिंग ऑफ टूथ। अब जीआईसी के साथ क्या होता है कि वो टूथ स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड करता है, तो वार्निश को हम लोग जो है ना वो जीआईसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये फिर उसके टूथ के बॉन्डिंग के साथ इंटरफेयर करता है। इसीलिए वार्निश जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ होता है, जीआईसी रेस्टोरेशन में। जीआईसी रेस्टोरेशन में वार्निश कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब हमारा बचा सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म। ये हम लोग कब देते हैं? Each anatomically distinct areas requiring restoration must be independently retentive। Anatomically जो भी different areas पे, anatomically जहाँ पर अलग अलग एरियाज पे जहाँ भी हम लोग रेस्टोरेशन कर रहे हैं वहाँ प्रॉपर रिटेंशन होनी चाहिए उस रेस्टोरेशन की, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन कई सरफेसेस पे ऐसा नहीं होता है कि हम जो रेस्टोरेशन कर रहे हैं वो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे बना रहे, वो रेस्टोरेशन डिसलॉज ना हो। किसी कैविटी प्रिपरेशन में ऐसा नहीं हो पाता है। तो कहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म की? कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड टूथ प्रिपरेशन में। कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड टूथ प्रिपरेशन में हमें रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। When external walls of the preparation converge towards each other as the approach the external walls, then no secondary retention is required। अगर एक्सटर्नल वॉल कन्वर्ज हो रहा है तो हमें सेकेंडरी रिटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर डाइवर्जेंट वॉल है, अगर डाइवर्जेंट वॉल्स है तो हमें सेकेंडरी रिटेंशन की ज़रूरत पड़ती है।
As for preparation of proximal carious lesion on a posterior tooth will frequently result in facial, lingual and gingival walls that diverge proximally, will not physically retain a restoration that is not bonded in place. और फिर वो resist नहीं करेगा potentially डिसलॉजमेंट फोर्स को, मतलब जो प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे हम बनाएंगे यहाँ पे डिसलॉजमेंट बिना सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन के नामुमकिन होगा. रेस्टोरेटिव मटेरियल्स जो हैं वो डिसलॉज हो ही जाएंगे. तो उसके लिए हम लोग मैकेनिकली बहुत सारे फीचर्स डालते हैं सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म में. मैकेनिकल प्रिपरेशन फीचर्स रिक्वायर्स एडिशन सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर. उसके लिए क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर तो हम रिमूव करते हैं, लेकिन रिमूव करने के बाद कुछ ऐसे फीचर्स उसमें बनाते हैं सो डैट हमारा मटेरियल रिटेन रहे. जैसे कि वर्टिकल ग्रूव्स इज एसोसिएटेड विथ प्रॉक्सिमल प्रिपरेशन ऑफ सम क्लास 2 अमलगम रेस्टोरेशन. जो क्लास 2 अमलगम रेस्टोरेशन है ना, उसके लिए वर्टिकल ग्रूव्स देते हैं एज अ सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म. जो क्लास 2 अमलगम रेस्टोरेशन है, जो क्लास 2 अमलगम रेस्टोरेशन है उसमें वर्टिकल ग्रूव्स देते हैं, जबकि क्लास 3 एंड क्लास 5 अमलगम रेस्टोरेशन में हॉरिजेंटल ग्रूव्स देते हैं. जबकि क्लास 3 एंड क्लास 5 अमलगम रेस्टोरेशन में हॉरिजेंटल ग्रूव्स देते हैं. ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो आप एक ही का याद कर लो. क्लास 2 अमलगम रेस्टोरेशन में वर्टिकल ग्रूव्स देते हैं, तो 3 एंड 5 में अपने आप ही याद रह जाएगा कि हॉरिजेंटल ग्रूव्स देते हैं. अलॉन्ग विद दैट कोव्स जो होते हैं ना, ट्रायंगुलर से छोटे छोटे चीज, क्या बोलोगे आप, फॉर्म्स या प्रिपरेशंस, ये देते हैं अमलगम क्लास 3 एंड 5 में. हॉरिजेंटल ग्रूव्स एंड कोव्स देते हैं. इसके साथ साथ सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म में ना पिन्स, स्लॉट्स, स्टेप्स, स्कर्ट्स, ये सब डाला जाता है सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म में. तो पिन्स एंड स्लॉट्स इंक्रीजेस बोथ. तो सेकेंडरी रेजिस्टेंस फॉर्म से क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म दोनों को हेल्प करेगा. तो पिन एंड स्लॉट्स जो हम बनाते हैं ना, वो रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस दोनों को इंक्रीज करते हैं. क्वेश्चन आएगा तो यही आ सकता है कि सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं. तो हम लोग लॉक्स, पिन, स्लॉट्स, स्टेप्स, अमलगम पिन, ये सब देते हैं. कुछ होंगे वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, कुछ बॉक्स लाइक होते हैं, ऐसा देते हैं. तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म. उसके बाद फाइनल स्टेप जो है वो है हमारा फिनिशिंग ऑफ एक्सटर्नल वॉल. प्रॉपर फिनिशिंग ऑफ एक्सटर्नल वॉल अलाउज creation of an optimal margin junction between restorative material and tooth structure. और ये क्यों करेंगे हम लोग? प्रॉपर फिनिशिंग जो है वो एक्सटर्नल वॉल की अलाउ करती है एक ऑप्टिमल मार्जिन जंक्शन बिटवीन रेस्टोरेटिव मटेरियल एंड टूथ स्ट्रक्चर. टूथ स्ट्रक्चर दिख रहा क्या? टूथ स्ट्रक्चर और रेस्टोरेटिव मटेरियल के बीच प्रॉपर फिनिशिंग की वजह से क्या होता है, एक ऑप्टिमल मार्जिनल जंक्शन बिटवीन रेस्टोरेटिव मटेरियल एंड टूथ स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, और हम लोग क्यों करेंगे फिनिशिंग करते हैं स्मूथ मार्जिनल जंक्शन हो. इस मार्जिनल जंक्शन जो होना चाहिए ना, वो स्मूथ होना चाहिए रेस्टोरेटिव मटेरियल एंड टूथ सरफेस के बीच. मार्जिन पे जो रेस्टोरेशन है ना, वो सबसे ज्यादा चिपिंग के लिए ससेप्टिबल होते हैं. तो फिनिशिंग से क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी दोनों को, टूथ को और रेस्टोरेटिव मटेरियल को, मार्जिन के पास. और स्मूथ ब्लेंडिंग होगा रेस्टोरेटिव मटेरियल्स को और टूथ का. अदरवाइज अक्लूजल अपोजिंग टिथ से जब अक्लूशन होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, हमेशा के लिए वो कंप्लेन होगा. तो इन सब को ठीक करने के लिए हम लोग फिनिशिंग करते हैं. हो गया. और ये याद रखना कि वो सरफेस एंगल ऑफ 90 डिग्री प्रोड्यूसेस मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर अमलगम एंड जीआईसी. अमलगम और जीआईसी के लिए केवो सरफेस एंगल या फिर बट जॉइंट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. बेवलिंग फॉर इंट्राकोरोनल कास्ट गोल्ड एंड कंपोजिट रेस्टोरेशन प्रोड्यूसेस अ केवो सरफेस एंगल दैट विल रेजिस्ट इन 30 डिग्री 40 डिग्री मार्जिनल मेटल. ये आप याद कर लेना, केवो सरफेस बट जॉइंट जरूर याद करना 90 डिग्री. एक और पॉइंट है, व्हाट इज टनल टूथ प्रिपरेशन.
टनल टूथ प्रिपरेशन में क्या होता है? टनल टूथ प्रिपरेशन जॉइंस एन अक्लूजल लीजन विद द प्रॉक्सिमल लीजन बाय मींस ऑफ अ प्रिपेयर्ड टनल अंडर द इन्वॉल्व्ड मार्जिनल रिज। टनल प्रिपरेशन में क्या होगा कि टनल प्रिपरेशन टूथ प्रिपरेशन एक अक्लूजल और प्रॉक्सिमल लीजन को जो है वो हम लोग कनेक्ट करेंगे। अक्लूजल और प्रॉक्सिमल लीजन को कनेक्ट करते हैं इन्वॉल्व मार्जिनल रिज। जो भी हमारी मार्जिनल रिज है उन सब इन्वॉल्व मार्जिनल रिज के थ्रू ही हम ऑक्लूजल और प्रॉक्सिमल लीजन, ऑक्लूजल एंड प्रॉक्सिमल लीजन को कनेक्ट करते हैं अंडर द इन्वॉल्व मार्जिनल रिज। इसको हम लोग कहते हैं टनल टूथ प्रिपरेशन। तो इसी के साथ हमारा खत्म हुआ फंडामेंटल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन। इसी के साथ हमारा खत्म हुआ फंडामेंटल ऑफ टूथ प्रिपरेशन एंड पल्प प्रोटेक्शन। दोनों टॉपिक हमारे सिलेबस के कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट इसका एमसीक्यू होगा और फिर जो भी नेक्स्ट इसमें एमसीक्यू होगा और फिर जो भी सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक होगा वो करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग, मुझे लगता है पीएचडी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी सबने पढ़ा है फाइनल ईयर में, लेकिन बहुत कम ने पढ़ा है। मैंने भी पीएचडी के क्लास किया है, मुझे भी पता है पीएचडी में क्या होता है और फिर पीएचडी पढ़ने के बाद 6 महीने बाद 3 महीने बाद क्या होता है। तो पीएचडी सेल्फ स्टडी में भी थोड़ी तो बोरिंग है ही, बस सर ना सुन रहे हो ये। तो उसको हम लोग रिवाइज करेंगे क्योंकि वो टफ होगा, तो उसको हम लोग जल्दी रिवाइज करके पहले ख़त्म करते हैं पीएचडी को। या फिर अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट को शुरू करवाना है आप लोगों को, किसी और सब्जेक्ट का आप रिवीजन चाहते हैं, तो आप कमेंट में सजेस्ट कर दें कि किस सब्जेक्ट से हम लोग कौन के बाद शुरू करें, किस सब्जेक्ट का रिवीजन। अदरवाइज मैंने सोचा हुआ है कि पीएचडी पहले ख़त्म करते हैं। इफ़ नॉट तो आप सजेस्ट कर दो कोई भी एक सब्जेक्ट जिसको हमें रिवाइज करना चाहिए, वो हम शुरू कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो पार्ट 1 एंड 2 में हमने टूथ प्रिपरेशन एंड पल्प प्रोटेक्शन को कवर कर लिया है। इसका एमसीक्यू कल कवर कर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जाएंगे। गुड बाय। आप भी रिवाइज करते रहो और सजेशन दे दो प्लीज़, कैसा लग रहा है लेक्चर, क्या कमी रह रही है, कहाँ पे समझ नहीं आ पा रहा है, किस वजह से, वो आप सजेशन दे दोगे तो मैं थोड़ा और इसको ठीक कर पाऊंगी अपने लेक्चर्स को, और आपके लिए ईजी हो जाएगा, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। और मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं लेक्चर थोड़े और शॉर्ट करूं और एमसीक्यू ओरिएंटेड करूं। हो नहीं पाता है बेसिकली, बुक में इतने लंबे टॉपिक हैं, उसको इतना छोटा करना वही टफ है। उसमें कितनी चीज़ें छोड़ूं मैं एमसीक्यू ओरिएंटेड करती हूँ, ज़्यादा छोड़ नहीं पाती मैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो उन सबको कवर करते करते थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट बेनिफिशियल है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं और क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूर आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे और इन्हीं टॉपिक से आप कवर कर लोगे। मे बी इन्हीं टॉपिक से आ जाएं तो मज़ा ही आ जाएगा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में। और आप इसको ज़रूर सुनो, लेक्चर्स ज़रूर सुनो। अगर आप इन्वॉल्व होकर देखकर नहीं सुनना चाहते तो ऑडियो बुक की तरह सुनो, साइड में चला के रख दो और सुनो, बट सुनो, फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, इन सब से फ़ायदा होगा क्योंकि सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और बुक से कवर हो रहे हैं, वो भी स्टैंडर्ड बुक से, तो फ़ायदा तो ज़रूर होगा एग्ज़ाम में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं एमसीक्यू के साथ, फिर न्यू नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के साथ। गुड नाइट, स्टडी वेल, डू वेल in exam and prepare well. Okay, thank you, bye.